हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉप स्टडी क्लासेस। दोस्तों, आज का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ। एसएससी स्टेनोग्राफर का जो एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, उसके जो है फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, सभी को हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और उससे बनने वाले जितने भी फैक्ट होंगे सभी को कवर करेंगे, ताकि आगामी आने वाली परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये सब क्वेश्चन आया था या नहीं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। ये पूछा गया था, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक जो चंद्रगुप्त मौर्य था। ये प्रश्न आया था। उन्होंने 321 ईसा पूर्व में जो है लगभग मगध के नंद वंश के पराजित कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था और अपने गुरु चाणक्य कौटिल्य की सहायता से एक विशाल व केंद्रीकृत साम्राज्य का निर्माण किया था। ये मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। ये प्रश्न आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई, महाराष्ट्र, भारत में स्थित है। याद रखें। इससे बनने वाले फैक्ट को देख लेते हैं और आगे प्रश्न पूछने वाले संभावना को देखते हुए देखते हैं। यह मुख्य रूप से क्रिकेट मैचों के लिए प्रसिद्ध है और भारतीय क्रिकेट टीम में कई ऐतिहासिक मुकाबलों का गवाह रहा है। वानखेड़े स्टेडियम की दर्शक क्षमता कितनी है? तो दर्शक क्षमता लगभग जो है वह 33,000 है। वानखेड़े स्टेडियम में दर्शक की क्षमता की लगभग कितनी है? तो 3,000, 33,000। याद रखिए, 33,000 उसमें दर्शक बैठने की क्षमता है। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ये भी प्रश्न मुंबई, महाराष्ट्र में। ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ है? तो कोलकाता, पश्चिम बंगाल। ये सब पूछने की संभावना है। जब स्टेडियम से पूछा गया तो आगे भी पूछ सकता है। और फिरोज शाह कोटला अरुण जेटली स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में। फिरोज शाह कोटला अरुण जेटली स्टेडियम कहाँ है? तो नई दिल्ली में। एम चिदम्बरम स्टेडियम कहाँ है? तो चेन्नई, तमिलनाडु में है। चेन्नई, तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। और चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहाँ है? तो बेंगलुरु, कर्नाटक। ये इसका क्वेश्चन आने की बहुत संभावना है, क्योंकि इसमें हाल ही में जो है जब आरसीबी के जीत हुआ था आईपीएल में, तो उसमें जो घटना घटी थी यही चिन्ना स्वामी स्टेडियम में घटना हुआ था, बेंगलुरु, कर्नाटक में, जो कि स्थित है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो अहमदाबाद, गुजरात में स्थित है। 2011 क्रिकेट वर्ल्ड कप में फाइनल किस स्टेडियम में खेला गया था? तो वहाँ वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में खेला गया था। यह भी क्वेश्चन पूछने की संभावना है। भारत ने 1983 में क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ जीता था? तो भारत ने 1983 में क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था, वह लॉर्ड्स लंदन, विदेश में जीता था। यह भी प्रश्न पूछने की संभावना है। नेक्स्ट है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम किस वर्ष दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बना है? तो 2021 में इसका निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आने की संभावना है, भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में है। भारत का सबसे पुराना क्रिकेट स्टेडियम कौन है? तो ईडन गार्डन कोलकाता में जो स्थित है वह भारत का सबसे पुराना क्रिकेट स्टेडियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अनुसूचित शेड्यूल के बारे में कौन सा कथन सही दिया गया है? इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसके बारे में जो क्वेश्चन हो जाएगा वो जगह, अगर हम भारतीय संविधान के अनुसूचित शेड्यूल की बात करें तो सही कथन यह होगा कि भारतीय संविधान में मूल रूप से 8 अनुसूचियां थी, जो अब बढ़कर 12 हो गई है। तो भारतीय संविधान में जो अनुसूचियां विशेष सूची होती है, जिनमें विशेष कानून या प्रतिक्रियाएं कालिकाओं के रूप में दी जाती है। वर्तमान में 12 अनुसूचियां और उनका विषय इस प्रकार है। आप इसका भी डिवीजन मार सकते हैं ताकि आगे आ भी सकते हैं। प्रथम अनुसूची कहता है राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के नाम व क्षेत्र के बारे में प्रथम अनुसूची में वर्णित किया गया है। और द्वितीय अनुसूची में वर्णित किया गया राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश, सीएजी आदि के वेतन व भत्ते के बारे में वर्णित किया गया है द्वितीय अनुसूची में। तृतीय अनुसूची में है पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है तृतीय अनुसूची में। चलते हैं देखते हैं। और चौथी अनुसूची में जो राज्यसभा और राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। चतुर्थ अनुसूची राज्यसभा एवं राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। पंचम अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन। पंचम अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन हो जाएगा। षष्ठम अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन। और सप्तम अनुसूची में संघ, राज्य और संवर्ती सूची लेजिस्लेटिव लिस्ट से। अष्टम सूची में हो जाएगा मान्यता प्राप्त भाषाएं। वर्तमान में 22 भाषाएं जो कि 8 अनुसूची में आते हैं। नवम अनुसूची में भूमि सुधार आदि के लिए बनाए गए कुछ कानून की सुरक्षा है। और 10वां अनुसूची में दल बदल विरोधी प्रावधान। दल बदल विरोधी प्रावधान 10वां अनुसूची में है। 11वां अनुसूची हो जाएगा एकादशी अनुसूची, पंचायतों का विषय। 73वां संशोधन 1992 में इसको किया गया था।
12वां अनुसूची हो जाएगा नगर पालिकाओं के विषय में 74वां संविधान संशोधन 1992। 74वां संविधान संशोधन 1992 में इसको हुआ किया गया था संशोधन, और 73वां संशोधन में पंचायतों के विषय के बारे में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, प्रकाश की तीव्रता किस इकाई में मापी जाती है? ये क्वेश्चन पूछा गया था, प्रकाश की तीव्रता किस इकाई में मापी जाती है? तो प्रकाश की तीव्रता कैंडला प्रतीक सीडी होता है, इसका प्रतीक सीडी में मापी जाती है, याद रखिएगा। इसके बारे में जान लेते हैं। यह एसआई प्रणाली की मूल इकाई है और यह बताती है किसी स्रोत में से किसी निश्चित दिशा में कितनी प्रकाश ऊर्जा ल्यूमिनस इंटेंसिटी उत्सर्जित हो रही है। चलते हैं इसके बारे में और देख लेते हैं। उदाहरण, एक सामान्य मोमबत्ती की प्रकाश तीव्रता लगभग 1 कैंडला होती है। एक सामान्य मोमबत्ती की प्रकाश तीव्रता लगभग 1 कैंडला होती है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सूर्य में कितने कैंडला की तीव्रता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आज का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पोलैंड के प्रधानमंत्री से क्यों मिले थे और उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21-22 अगस्त 2024 को पोलैंड की राजधानी वार्सा में पोलिश प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क से मिले थे। यह भारत की पोलैंड की 45 वर्षों में पहला राजनयिक दौरा था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री टस्क की मुलाकात भारत पोलैंड संबंधों को एक नया अध्याय थी। इसमें जो मुख्य रूप से रणनीतिक साझेदारी, रक्षा व आर्थिक सहयोग, वैश्विक संवाद व सहभागिता और सांस्कृतिक जन संबंधी पहल के आगे बढ़ाया जा गया। इस दौरे ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मंच पर सहयोग को मजबूत करने की नींव रखी थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उपराष्ट्रपति के पास निम्न में से कौन सी शक्ति होती है? तो उपराष्ट्रपति के पास निम्न में से कौन सी शक्ति होती है? तो यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो भारत के उपराष्ट्रपति के पास मुख्य रूप से राज्यसभा के सभापति चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा के रूप में कार्य करने की शक्ति होती है। वे राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता करते हैं, राज्यसभा की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने के लिए नियम लागू करते हैं, बहस, प्रश्न और प्रस्तावों के क्रम को नियंत्रित करते हैं। ये सभी जो है उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और इसके आवश्यकता होने पर मत देने का अधिकार रखते हैं, लेकिन केवल बराबरी की स्थिति में कास्टिंग वोट में। संवैधानिक रूप से उपराष्ट्रपति के पास राष्ट्रपति की तरह कार्यपालिका संबंधी शक्तियां नहीं होती है। उनका मुख्य अधिकार संसदीय कार्यवाही तक ही सीमित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, शहरों में मजदूरों का आना कौन सा हिस्सा है? शहरों में मजदूरों का आना कौन सा हिस्सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, शहरों में मजदूरों का आना ग्रामीण शहरी प्रवास, रूरल ऑफ द अर्बन माइग्रेशन कहलाता है। और इसका फैक्ट देख लेते हैं। इस तरह का प्रवास आमतौर पर तब होता है जब गांवों के लोग रोजगार, बेहतर आमदनी और शिक्षा सुविधाओं की तलाश में शहरों की ओर आते हैं। इसे ही हिंदी में आंतरिक प्रवास, इंटरनल माइग्रेशन का हिस्सा भी माना जाता है, क्योंकि यह एक ही देश के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 104 मिशन किस से संबंधित है? 104 मिशन से किससे संबंधित है? तो 104 मिशन स्वास्थ्य सेवा से संबंधित हो जाएगा। 104 मिशन जो है स्वास्थ्य सेवा से संबंधित हो जाएगा। इसमें जो यह एक हेल्पलाइन एम्बुलेंस सेवा है जिसे कई राज्यों सरकार ने शुरू किया है, जहां लोग टोल फ्री नंबर 104 पर कॉल करके स्वास्थ्य संबंधी सलाह ले सकते हैं, डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं, दवाओं की जानकारी, नजदीक अस्पताल केंद्र जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कई जगह इसे मिशन 104 हेल्थ हेल्पलाइन, 104 हेल्थ मिशन कहा जाता है और यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM का हिस्सा भी होती है। अगर चाहो तो मैं इसके NHM का हिस्सा भी होती है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कैसे निकालें? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कैसे निकालते हैं? तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP वह मूल्य है जो किसी देश के नागरिक द्वारा एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य होता है। घटते हुए पूंजी ह्रास, डिप्रिसिएशन को घटाकर यह बताता है कि वास्तव में अर्थव्यवस्था कितनी नई संपत्ति बनाई है। तो दोस्तों, हमने जितने भी टोटल आज क्वेश्चन पूछे गए थे सभी को इस वीडियो में कवर किए। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि ये सब क्वेश्चन आया था या नहीं। तो दोस्तों, एक लाइक, एक कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ।